हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पर। मेरा नाम है अनुपम मिश्रा। आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है, जो मैं आज के लिए आज टॉपिक लेकर आया हूं, वो एक पोएम है, बड़ा ही फेमस पोएम है। पोएम का नाम है टाइगर, कंपोज्ड रिटन बाय विलियम ब्लेक। इस पोएम के बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत ही फेमस पोएम है। इंग्लिश के बहुत ही प्रख्यात तो नहीं कहा जाए, लेकिन हाँ, इंग्लिश का जो रोमांटिक पोइट्री का जो एरा था, उसके बहुत ही जाने माने पोइट कहे जाते हैं विलियम ब्लेक। उनकी लिखी एक पोएम है टाइगर। उस पोएम के बारे में बात करेंगे। कई क्लासेस में ये पढ़ाई जाती है। बहुत ही क्लासिकल, वन ऑफ द फाइनेस्ट पोइट्री ऑफ विलियम ब्लेक इसको कहा जाता है। तो इस पोएम के बारे में बात करेंगे। इस पोएम का बैकग्राउंड क्या है, इसका थीम क्या है, और पोएम इटसेल्फ, उसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, साथ साथ जो इसके डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, इसकी समरी के बारे में बात करेंगे, और साथ साथ इसमें जो भी पोइटिक डिवाइसेस यूज की गई हैं, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में आज बात करेंगे। चैनल के सभी सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप लोग जिस तरह से इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चलिए बात करते हैं इस पोएम की। पहले बात करते हैं कि पोएम बेसिकली है क्या, थोड़ा बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं। ये जो पोएम है टाइगर, the poem Tiger is a poem written by English poet William Blake, published in 1794 as a part of his Songs of Experience collection and rising to the prominence in the Romantic period। देखिए, विलियम ब्लेक का जन्म हुआ था 1757 में। 1757 में लंदन में इनका जन्म हुआ था, और 1827 में इनकी लंदन में ही इनकी डेथ हो गई थी। करीब 17 साल की उम्र की रही थी। इनकी बहुत ही दो फेमस पोएट्री के कलेक्शन है। एक तो पोएट्री का जो उनका कलेक्शन है वो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने 1794 में पब्लिश हुआ था, और उससे कुछ साल पहले 1789 में एक पोएट्री का कलेक्शन था, वो था सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। तो ये जो पोएम है टाइगर, ये इस द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस जो पोएट्री का कलेक्शन है, जो उन्होंने 1794 में पब्लिश हुआ था, उसी कलेक्शन का एक ये पोएम, इस पोएम का एक पार्ट है क्या बेसिकली, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। The poem explores and questions Christian religious paradigms prevalent in late 18th century and early 19th century England, discussing God's intention and motivation for creating both the tiger and the lamb। देखिए, टाइगर और लैम के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। जो विलियम ब्लेक का 1789 में पोइट्री का कलेक्शन पब्लिश हुआ था, उसका नाम था सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। उस सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में जो एक सबसे फेमस उनकी पोएम है वो है लैम। और उसके कुछ साल बाद, करीब 5 साल बाद, 1794 में 1794 में उनकी एक और पोएम का कलेक्शन पब्लिश हुआ था, जिसका नाम था सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। और उस सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में जो पोएम सबसे इंपॉर्टेंट पोएम है वो है टाइगर, जिसको अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वो बेसिकली इस पोएम में क्वेश्चन ये करते हैं कि जो भगवान है, जो गॉड है, जिसको हम हु इज नोन एज द क्रिएटर ऑफ द होल यूनिवर्स एंड ऑल द लिविंग बींग्स एंड ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स, दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, किसी भी धर्म में, हर धर्म में ये मान्यता है कि इस पूरी दुनिया का जो क्रिएशन है, जितने भी लोग हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, ह्यूमन बीइंग्स हो, नेचर की से रिलेटेड जितनी भी चीजें हो, वो सब गॉड का ही क्रिएशन है। तो इस पोएम में बेसिकली वो पूछता है कि भगवान का आखिर ये इंटेंशन क्या था, उसके पीछे मोटिवेशन क्या था, कि उन्होंने ऐसी चीजें क्यों क्रिएट की, जिसमें उन्होंने टाइगर जैसा एक बहुत ही फेरोशियस, एक बहुत ही बोल्ड एनिमल भी बनाया, और दूसरी तरफ एक लैम होता है मेमना, भेड़ का बच्चा या बकरे के बच्चे को भी कहते हैं। तो ये बेसिकली दो अलग अलग चीजें हैं, जिसमें एक टाइगर जो कि एक बेसिकली सिंबल के रूप में यूज किया गया है। वो सिंबल है किसका, इस ताकत का, और जो उसका नेचर, एग्रेसिव नेचर होता है। और दूसरी तरफ लैम है, जो कि बहुत ही, कह सकते हैं, बहुत ही मीक, बहुत ही डरा हुआ, बहुत ही सीधा साधा, ऑनेस्ट, या भी जो भी इस तरह का क्वालिटी उसके लिए यूज करना चाहें। तो दोनों ही जीव जंतुओं के पीछे, जो कि नेचर में बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं, उनको क्रिएट करने का, उनको बनाने का भगवान का क्या इंटेंशन था और क्या मोटिवेशन था, उस बारे में ये एक पोएम है, जो कि बेसिकली इसमें काफी सारे पोएम में क्वेश्चन पूछता है। चलिए ज्यादा डिस्कशन ना करके थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। दो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है क्या, जिसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। द सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस वॉज पब्लिश्ड इन 1794 एज अ फॉलो अप टू द ब्लेक्स
पोएट्री कलेक्शन सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहले उनका जो पोएट्री का कलेक्शन आया था वो 1789 में आया था। पोएम का टाइटल था सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, जिसमें ये लैम्ब जो पोएम थी वो प्रकाशित हुई थी। उसके 5 साल बाद 1794 में एक और पोएट्री का उनका कलेक्शन आया जिसका नाम था सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, और जिसमें ये पोएम जो टाइगर है जिसको हम पढ़ने अभी जा रहे हैं ये पब्लिश हुई थी। उसके बाद उन्होंने क्या किया, दोनों बुक्स को कंबाइन करके एक पब्लिश किया था, और उसका फिर थोड़ा सा डिटेल में ये टॉपिक चला जाएगा, तो उसको थोड़ा स्किप करके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ब्लेक का जो टाइम था वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। उनकी वाइफ भी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत ही सिंपल लिविंग थी, कमाई का बहुत ज्यादा उनका कोई साधन था नहीं। प्रिंटिंग का भी उनका काम था, बेसिकली वो पेंटर भी थे, तो पेंटिंग का भी काम करते थे, स्केचेस बनाते थे, ड्राइंग वगैरह भी करते थे, तो उससे उनका थोड़ी बहुत इनकम होती रहती थी। तो हुआ क्या, ब्लेक कंटिन्यू टू प्रिंट द वर्क थ्रू आउट हिज लाइफ। जब तक वो जीवित रहे वो प्रिंटिंग का काम, अपना स्केच बनाने का काम करते रहे। ऑफ द कॉपीज ऑफ ओरिजिनल कलेक्शन ओनली 28 पब्लिश ड्यूरिंग हिज लाइफ आर नोन टू एग्जिस्ट। जितना भी उनका वर्क था, जितना भी उनका कलेक्शन था, जो ओरिजिनल कलेक्शन था, उसमें से केवल और केवल 28 ही पब्लिश हुई है, बाकी पब्लिश उनकी डेथ के बाद हुई है। 16 जो कलेक्शन थे वो डेथ के बाद उनके पब्लिश हो पाए, 28 कलेक्शन उनके लाइफ टाइम में ही पब्लिश हो गए थे। चलिए बात करते हैं तो उसका पोएम का बैकग्राउंड। पोएम समझते हैं, पोएम का टाइटल है टाइगर। सबसे पहले बात करते हैं टाइगर का जो स्पेलिंग है। नॉर्मली टाइगर का स्पेलिंग TIGER है, लेकिन यहां पर टाइगर का स्पेलिंग TYGER है, और ये टाइगर बेसिकली एक सिंबल के रूप में यहां पर यूज किया गया। लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और उसके बाद हम इस पोएम को डिस्कस करेंगे। तो पोएट कह रहा है, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमोर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई फेयरफुल सिमेट्री। टाइगर टाइगर, देखिए वर्ड 2 बार आया, ये एक पोइटिक डिवाइस है, इसको बोलते हैं रिपीटिशन। रिपीटिशन एक बेसिकली पोइटिक डिवाइस है जिसमें कोई वर्ड, कोई फ्रेज, कोई क्लॉज या कोई सेंटेंस रिपीट होता है, तो उसको हम बोलते हैं रिपीटिशन। और दूसरा एक पोइटिक डिवाइस उसमें और है। अगर इस लाइन को पढ़ेंगे, बर्निंग ब्राइट में बी साउंड का रिपीटिशन है, तो इसमें एक पोइटिक डिवाइस है, उसको बोलते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या है? एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड विच अकर इन द बिगनिंग ऑफ ए वर्ड। शब्द की शुरुआत में अगर कोई कॉन्सोनेंट साउंड 2 या 2 से ज्यादा बार रिपीट होता है, वो सेम लाइन में भी हो सकता है, अगली लाइन या उसके अगली लाइन में भी हो सकता है, इसको हम एलिट्रेशन बोलते हैं। तो पोएट यहां पर एक बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा है, बोला टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट। देखिए, जिस तरीके से टाइगर का जो कलर होता है, अपीयरेंस होता है, वो उसका जो कलर होता है, शाइनिंग येलो कलर होता है, वो जब रात में निकलता है तो रात में उस तरह से वो अपीयर होता है जैसे कि मान लीजिए जंगल में रात में अगर कहीं आग की रोशनी होती है तो आग का कलर भी पीला होता है, और उससे एक विशेष तरीके की रोशनी निकलती है, जिससे आसपास वो जो वातावरण है वो थोड़ा सा कैसा हो जाता है, चमकीला हो जाता है, ब्राइट हो जाता है। तो वो पूछ रहा है कि ये टाइगर का जो स्किन का कलर है, तुम इस जो जंगल में रात में घूमते हो, एंड द कलर ऑफ योर स्किन इज वेरी ब्राइट। और उसको कंपेयर किससे किया गया? उससे कंपेयर किया कि जैसे जंगल में कोई जब आग होती है, आग का कलर भी उसी तरीके का होता है जैसे टाइगर की स्किन का कलर होता है। अब अगली 2 लाइन में वो क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इमोर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई फेयरफुल सिमेट्री। सिमेट्री होता है बॉडी का शेप, फेयरफुल का मतलब है डरावना, दाई का मतलब तेरा, और इमोर्टल हैंड और आई ये यूज किया है पोइट ने भगवान के लिए। तो बेसिकली ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए, क्वेश्चन 2 तरीके के होते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन वो होता है जिसका डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, जिसका कोई आंसर होता है, और एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है जिसमें कोई आंसर तो एक्सपेक्ट नहीं किया जाता लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म में होता है। तो ये बेसिकली पोइट यहां पर भगवान से पूछ रहा है, या सिर्फ एक सवाल पूछ रहा है कि वो कौन व्यक्ति हो सकता है, और व्यक्ति भी नहीं, यहां पर इमोर्टल हैंड और आई बेसिकली भगवान के लिए यूज किया गया है। द सुप्रीम गॉड, द सुप्रीम पावर इन द यूनिवर्स, भगवान को ही कहते हैं। हमारे बाकी सब चीजें हैं वो मोर्टल हैं। तो कह रहा है कि वो कौन सी इमोर्टल हाथ रहे होंगे या वो आंखें रही होंगी जिसने इस तरीके का इतना फियरफुल, इतना फिरोशियस, इतना डरावना, इतना खूंखार जानवर की बॉडी को बनाया होगा। तो निश्चित रूप से ये साधारण काम तो रहा नहीं होगा, ये इंसान का काम भी नहीं रहा होगा कि उसने उस टाइगर जैसे खूंखार जानवर को बनाया है जिसका स्किन का कलर येलो है और रात में वो ऐसे चमकता है जैसे जंगल की आग चमकती है, और
वो इतना फियरफुल है, तो उसको जो बनाने का क्रिएशन का जो प्रोसेस है वो इतना आसान तो नहीं रहा होगा, और जाहिर सी बात है वो इंसान के बस की बात तो रही नहीं होगी। तो इसी किसी भगवान ने ही बनाया होगा, जिसके इमोर्टल हैंड और इमोर्टल आई। देखिए यहाँ पर कई बार क्या होता है, इसमें भी कह सकते हैं पोइटिक डिवाइस है। इसमें जब हम किसी पार्ट को एज ए होल यूज करते हैं या होल को एज ए पार्ट यूज करते हैं, तो वहां पर भी एक पोइटिक डिवाइस होती है जो जिसको बोलते हैं सिनेक्डेकी। हालांकि इसका कोई मेंशन नहीं है यहाँ पर, तो इसको पार्ट को हम स्किप करके आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो स्टेंजा, इसका मतलब यही है कि तो पोइट क्या कह रहा है, टाइगर जो कि कैसा दिखता है, उसका एक ब्राइट येलो कलर है, और वो ठीक वैसा ही दिखता है जैसा कि फॉरेस्ट में जब जंगल में आग लगी होती है, उसका आग का जो कलर होता है और उस कलर से जो रोशनी होती है, वैसा ही टाइगर की स्किन का कलर होता है। और वो बड़ा आश्चर्य करता है कि वो कौन रहा होगा जिसने इस तरीके के खूंखार और बहुत ही फिरोशियस जानवर की बॉडी को बनाया होगा। आगे वो कह रहा है, इन वॉट डिस्टेंट डीप्स और स्काईज बर्न द फायर ऑफ दाइन आईज, ऑन वॉट विंग्स डेयर ही एस्पायर, वॉट द हैंड डेयर सीज द फायर। कह रहा है कि ये देखो, भगवान ने इस खूंखार टाइगर को बनाने के लिए जो मटेरियल यूज किया होगा वो आखिर आया कहां से होगा। यानी कि अगर टाइगर की आंखों की बात, एक तो स्किन के कलर की बात हो गई, उसकी बॉडी की सिमेट्री की बात भी हो गई। अब बात करता है कि भाई इसकी जो टाइगर की आंखें हैं वो इतनी ब्राइट हैं, इतनी चमकीली हैं कि वो लगता है जैसे कि दे आर कंपेयर्ड विद एन ऑब्जेक्ट विच इज एक्चुअली बर्निंग। तो एक तो वो बड़ा हिम्मत का काम रहा होगा, और वो नॉर्मल इंसान का काम भी नहीं रहा होगा जिसने इस तरह के जानवर को बनाया है। और कहता है कि उसके लिए जो बनाने का मटेरियल आया होगा, उसकी जो बॉडी में जो जो चीजें भगवान ने फिट की होंगी, वो आखिर आई कहां से होंगी। क्या वो डिस्टेंट डीप, डीप का मतलब यहां पर पाताल को सिंबलाइज करता है, स्काई का मतलब हेवन को, क्या वो किसी हेवन से, स्वर्ग से आई थी, या फिर वो किसी पाताल से उनको वो भगवान उनको ढूंढ कर लाए थे। इस तरीके की आंखें जो ऐसा लगता है जैसे कि वो जल रही हो, यानी कि उनका उतना तेज उनकी रोशनी है जिसको कंपेयर किया गया है विद एन ऑब्जेक्ट विच इज एक्चुअली बर्निंग। ऑन वॉट विंग्स डेयर ही एस्पायर, ही यहां पर गॉड के लिए, भगवान के लिए यूज किया गया है। वो और कहता कि वो आखिर किनके पंखों पर बैठकर वो भगवान वहां गए होंगे, आकाश में गए होंगे या पाताल में गए होंगे, कहां गए होंगे जहां से उन्होंने वो उसकी जो आंखें हैं, टाइगर की आंखें, वो वहां से लेकर आए होंगे, जो कि इतना बर्निंग सेंसेशन उनके अंदर है, ऐसा लगता है कि कहीं पर वो बहुत तेज उनमें से प्रकाश निकल रहा है। एंड वॉट हैंड डेयर सीज द फायर, और वो क्या हाथ रहे होंगे, किसके हाथ की बात हो रही है यहाँ पर, भगवान के हाथ की बात हो रही। वो कह रहा है कि वहां वो कैसे हाथ रहे होंगे जिनके अंदर इतनी ताकत, इतनी हिम्मत और इतनी क्षमता रही होगी कि इस तरह के फिरोशियस जानवर की आंखें जब उन्होंने बनाई होंगी, विच लुक लाइक एज दे वर बर्निंग, उसको हैंडल करने की जो क्षमता है, जो ताकत है, वो एक साधारण इंसान में तो नहीं रही होगी। निश्चित रूप से ये भगवान का काम रहा होगा कि भगवान ही ऐसा कर सकते हैं, जिन्होंने इतने खूंखार जानवर को बनाया है, जिसकी स्किन इतनी ब्राइट है, जैसे जंगल में आग लगी है, उसकी आंखें इतनी शाइनिंग हैं, ऐसा लगता है कि वो समथिंग इज बर्निंग इन द फायर। तो वो क्या हाथ रहे होंगे, वो क्या ताकत रही होगी, या फिर वो किस तरह की शक्ति रही होगी जिसने इस तरह की एक खूंखार जानवर को, एक फियरफुल जानवर को बनाया है। आगे पोइट कहता है, व्हाट शोल्डर एंड व्हाट आर्ट, वो किस तरह के मजबूत और चौड़े कंधे रहे होंगे जिन्होंने इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ली। एंड व्हाट आर्ट, किस तरह की क्राफ्टमैनशिप रही होगी, किस तरह की वो कलाकारी रही होगी। कुड ट्विस्ट द सिन्यू ऑफ दाई हार्ट, सिन्यू होती है मसल्स, जो हमारी मांसपेशियां होती हैं। तो कह रहा है कि वो किस तरह के मजबूत चौड़े कंधे रहे होंगे, किस तरह की वो कारीगरी रही होगी, किस तरह की वो आर्ट या क्राफ्टमैनशिप रही होगी, जिन्होंने इस खूंखार और इतने शक्तिशाली जानवर का ऐसा हार्ट बनाया होगा, उसकी मसल्स बनाई होंगी, उसके लिगामेंट्स बनाए होंगे, उसके हार्ट में जो जो चीजें इस्तेमाल होती हैं वो सारी बनाई होंगी अपने हाथों से। वो किस तरह की क्राफ्टमैनशिप रही होगी, किस तरह के वो मजबूत और चौड़े कंधे रहे होंगे जिन्होंने इतने बड़े खूंखार जानवरों को बनाने की जिम्मेदारी ली होगी। देखिए ये जो चार लाइन के स्टेंजा है, इसमें आप देखिए कि हर दो लाइन के बीच में बाद में क्वेश्चन मार्क है। बेसिकली ये क्वेश्चन की फॉर्म में एक स्टेटमेंट है,
और ऐसे क्वेश्चन को हम बोलते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन। यहां पर मैंने लिखा नहीं है, तो यहां पर भी एक पोएटिक डिवाइस है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट पोएटिक डिवाइस, खासकर ऐसे बच्चे, हालांकि छोटी क्लासेस में भी पढ़ाई जाती है, अगर ये बड़ी क्लासेस में क्वेश्चन आता है और इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लीज आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस इन द फॉलोइंग लाइन्स, तो इस तरह के क्वेश्चन जिसमें कोई आंसर एक्सपेक्ट नहीं होता है उनको हम रिटोरिकल क्वेश्चन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटोरिकल क्वेश्चन। इसमें मैं यहां पर टाइप कर देता हूं आपके लिए। So rhetorical question is a question in which an answer is not expected. It's more like a statement is called a rhetorical question. तो यहां पर क्या जो पोएटिक डिवाइस है वो क्या है? रिटोरिकल क्वेश्चन। तो वो कह रहा है किस तरह के वो मजबूत कंधे रहे होंगे, किस तरह की क्राफ्टमैनशिप रही होगी, किस तरह का आर्ट रहा होगा जिसने इतने खूंखार, इतने बड़े, इतने फिरोशियस, इतने एग्रेसिव जानवर का इतना मजबूत हार्ट बनाया होगा, उसकी मसल्स बनाई होंगी, उसके लिगामेंट्स बनाए होंगे, ब्लड वेसल्स बनाई होंगी और हार्ट को शेप दिया होगा। और उसके बाद क्या होगा? एंड व्हेन दाई हार्ट बिगेन टू बीट, दाई यहां पर इस वर्ड यूज, दाई का मतलब तेरा होता है, यू का योर का मतलब तुम्हारा, दाई का मतलब तेरा, और ये दाई वर्ड आया है टाइगर के लिए। तो उन्होंने कहा, वो पोएट कह रहा है कि व्हेन दाई हार्ट बिगेन टू बीट, और जब उसमें उस जानवर के हार्ट ने बीट करना शुरू किया, जब यानी कि उसके दिल ने धड़कना शुरू किया हुआ, यानी कि कहने का मतलब है कि भगवान ने जब उसका हृदय बनाने के बाद उसमें प्राण डाले होंगे, जब वो जीवित हुआ होगा और अपनी जो टाइगर का फुल फॉर्म है जिसके लिए वो जाना जाता है, अपने एग्रेशन के लिए, अपनी फियरलेसनेस के लिए और अपने स्वभाव के लिए और अपनी हिंसक प्रवृत्ति के लिए, जिसको हम टाइगर को जानते हैं, जब वो जिंदा हुआ होगा, व्हेन इट स्टार्टेड बिहेविंग लाइक अ लाइव एनिमल, तो वो किस तरह के ड्रेड हैंड और किस तरह के फीट रहे होंगे जिन्होंने इतने खूंखार जानवर को हैंडल किया होगा। तो कुल मिला के ये पोएट इसमें पूछ रहा है कि भाई वो किस तरह की आर्ट रही होगी, किस तरह के वो चौड़े मजबूत कंधे रहे होंगे जिन्होंने इतने बड़े खूंखार एनिमल का हार्ट की मसल्स बनाई होंगी, ब्लड वेसल्स बनाई होंगी, उसके लिगामेंट्स बनाए होंगे, उसके नर्व्स बनाए होंगे, और जब वो टाइगर जब जिंदा हुआ होगा, यानी कि जब उसका हार्ट बीट करना शुरू हुआ होगा, जब उसमें जीवन के लक्षण आए होंगे, तो किस तरह से भगवान ने उसको अपने हाथों से किस तरह से हैंडल किया होगा, किस तरह से उसको कंट्रोल किया होगा। ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? ये पोएट क्वेश्चन पूछ रहा है भगवान से। और जैसा कि मैंने बोला, दिस क्वेश्चन इज नोन एज अ रिटोरिकल क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में आंसर एक्सपेक्ट नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट द हैमर, व्हाट द चेन, इन व्हाट फर्नेस वाज दाई ब्रेन, व्हाट द एनविल, व्हाट ड्रेड ग्रेस, देयर इट डेडली टेरर्स क्लेस। वो अब बात कर रहा है कि ये तो बनाने का प्रोसेस था पिछले के 3 पैराग्राफ में। अब जो है कि वो उन इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहा है, उन चीजों की बात कर रहा है जिनकी मदद से उन्होंने टाइगर जैसे खूंखार जानवर को बनाया होगा। तो पोएट कह रहा है, इसको मैंने रेड में हाईलाइट भी किया हुआ है, कह रहा है व्हाट द हैमर, वो हथौड़ा कैसा रहा होगा, कहां होगा। व्हाट द चेन, देखिए जब किसी चीज को कुछ बनाया जाता है मशीन में डालकर या भट्टी में डालकर पिघलाकर लोहे की कोई चीज बनाई जाती है, तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। लोहा की जरूरत पड़ती है शेप देने के लिए, चेन की जरूरत पड़ती है उसको गर्म करने के लिए। व्हाट द फर्नेस वाज दाई ब्रेन, और कह रहा है कि वो भट्टी कैसी रही होगी जिसमें तुम्हारे इतने बड़े, इतने मजबूत ब्रेन को बनाया होगा, उसको शेप दी गई होगी। तो पोइट क्या कर रहा है, बड़ा आश्चर्य प्रकट कर रहा है कि भाई वो इंस्ट्रूमेंट कैसे रहे होंगे जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करके भगवान ने इतने खूंखार, इतने फिरोशियस जानवर को बनाया होगा। और वो इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से, उसमें हैमर है, चेन है, फर्नेस है भट्टी जिसमें लोहे को पिघलाया जाता है, और क्या व्हाट द एनविल। एनविल एक बेसिकली इंस्ट्रूमेंट जैसा ही मान लीजिए एक तरीके लोहे का ही बना होता है जिस पर किसी दूसरे लोहे को पीट कर उसको शेप दिया जाता है, सेट किया जाता है। व्हाट डेडली ग्रेस, डेयर इट डेडली टेरर्स क्लेस, डेयर इट डेडली टेरर्स क्लेस में देखिए जिसमें डी साउंड का रिपीटेशन है, इसमें भी एक पोइटिक डिवाइसेस को हम बोलते हैं एलिट्रेशन। साथ साथ एक पोइटिक डिवाइस और है, अगर जिसको ध्यान से देखें, देखिए ये जो वर्ड्स हैं डेयर इट्स डेडली टेरर्स क्लेस, इन सारे पांचों के 5 शब्दों में एक वॉवल साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। इस डेयर में ए, फिर डेडली में डी, ई, फिर टेरर में ई, फिर क्लेस में ए, ये सारे वॉवल साउंड हैं। तो किसी लाइन में, किसी सेंटेंस में अगर वॉवल साउंड का रिपीटेशन होता है तो उस पोइटिक डिवाइस को हम बोलते हैं एजोनेंस। तो कह रहा है कि वो जब जानवर को जब क्रिएट किया गया होगा, जब बनाया होगा कि तो वो कितने साहस का काम रहा होगा कि इतने डेडली, इतने टेरिफिक जो शेर के जो
कह सकते हैं कि जो भगवान ने उसको एडिशनल चीजें देता है, जिसमें पंजे होते हैं, इसमें नाखून होते हैं, उसमें उनके बड़े बड़े दांत होते हैं जिनसे वो शिकार करता है। तो उस सब चीजों को भगवान ने किस तरीके से हैंडल किया गया, इस तरह का क्वेश्चन पोइट जो है इसमें पूछता है। आगे बढ़ते हैं। When the stars threw down their spears होता है भाला, हिंदी में इसको बोलते हैं भाला, and watered heaven with their tears, did he smile his work to see, did he who made the lamb make thee। अब कह रहा है कि जब ये सब बन गया होगा उसके बाद लोगों का रिएक्शन कैसा रहा होगा। तो कह रहा है कि when the stars threw down their spears, जब उसको बनाने के बाद जो स्टार्स हैं, देखिए स्टार्स को यहाँ पर सिंबल का यूज किया, कहीं कहीं के पर इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि स्टार्स शायद जो शैतानिक फोर्सेस हैं, जो शैतानी शक्तियां हैं, उनको शायद बताया गया कि उसको सिंबल के रूप में स्टार्स को यूज किया गया। एंड थ्रू देयर स्पीयर्स डाउन, जब उन्होंने अपने स्पीयर्स यानी कि भाले यानी कि जो उनके अस्त्र शस्त्र सब जो वो फेंक दिए गए होंगे, यानी कि उन्होंने सरेंडर कर दिया होगा, उसको कहते हैं एक तरीके से सरेंडर कर देना। तो जब जितनी भी शैतानी शक्तियां थी जिनको यहाँ पर स्टार्स बोला गया है, उन्होंने सरेंडर कर दिया होगा, अपने सारे हथियार भाले जो भी उनके पास थे सब फेंक कर सरेंडर कर दिया होगा। एंड वाटर्ड हेवन विद टीयर्स, और जो आसमान है, जो स्वर्ग है, वो भी आंसुओं से उस वक्त रो रहा होगा। इसमें यहां पर भी कह सकते हैं, हो सकता है उनको फीलिंग किसी तरीके की रिग्रेट की फीलिंग रही होगी, या रिमोर्स की फीलिंग रही होगी, या कोई किसी और तरीके का एक्सप्रेशन रहा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस गॉड के इस क्रिएशन के बाद जब सारी शैतानी शक्तियों ने अपने अपने हथियार डाल दिए होंगे, या फिर कहते हैं सरेंडर कर दिया होगा, और जो स्वर्ग से दुखी, या कह सकते हैं कि जो बारिश हो रही थी, बारिश सिंबल हो रहा है कि वो शायद वो आंसू बहा रहे थे किसी भी बात को लेकर, ये देखकर कि भाई ये क्या है, इतना फेरोशियस जानवर क्यों भगवान ने ऐसा करके बनाया। तो कह रहा कि हो सकता है डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, वो अपना भगवान इस टाइगर को बनाने के बाद क्या देखकर बड़े खुश हुए होंगे, और ये कहा होगा कि देखो भाई ये वही है जिन्होंने एक लैम्ब जैसे बहुत ही हम्बल, बहुत ही मीक और बहुत ही सीधे साधे और बहुत ही इनोसेंट जानवर को बनाया है। तो क्या यह वही भगवान है जिसने लैम्ब को बनाया था, और वही भगवान है जिसने टाइगर जैसे एक फेरोशियस एक जानवर को बनाया। आखिर इन दोनों के पीछे उनका मोटिवेशन है क्या, उनका इंटेंशन क्या है भगवान का, कि उन्होंने एक तरफ तो लैम्ब जैसा बहुत ही मीक और बहुत ही सिंपल सा एनिमल बनाया, और उसी भगवान ने दूसरी तरफ नेचर का एक दूसरा रूप दिखाने के लिए एक टाइगर जैसा फेरोशियस एनिमल बनाया। तो कहीं ना कहीं पोइट ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए नेचर में बैलेंस बहुत जरूरी है, कि दुनिया में अगर सिर्फ और सिर्फ लैम्ब जैसे ही एनिमल रहेंगे, मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है कि दुनिया में अगर केवल और केवल लैम्ब जैसे ही एनिमल रहेंगे तो ये जो प्रकृति है वो बैलेंस नहीं हो पाएगी। उनकी बढ़ती हुई संख्या को रोकने के लिए, प्रकृति को बैलेंस करने के लिए टाइगर जैसे फेरोशियस एनिमल्स की जरूरत भी पड़ती है, तभी ये जो पूरा की पूरी दुनिया है वो सस्टेन हो सकती है। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है इस लाइन में। लास्ट का जो पैराग्राफ है, फिर से वही फर्स्ट पैराग्राफ रिपीट हो रहा है। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ नाइट, व्हाट इमोर्टल हैंड और आई डेयर फ्रेम दाई फियरफुल सीमेंट्री। अब देखिए, अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जो फर्स्ट लाइन है टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, और फिर से टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट, ये देखिए पूरी लाइन का रिपीटिशन है। इस लाइन के रिपीटिशन को बोलते हैं रिफ्रेन। क्या बोलते हैं? रिफ्रेन। जब किसी पोइट्री में कोई पूरी की पूरी लाइन एज इट इज रिपीट होती है किसी स्टैंजा की शुरुआत में, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्रेन। वो बेसिकली क्या होता है, इसलिए यूज की जाती है। तो ये पोइट्री का जो थीम है, यानी कि जो सेंट्रल आइडिया है, उस पर एम्फसाइज करने के लिए कभी कभी पर्टिकुलर वर्ड्स को या पर्टिकुलर लाइन को ही पूरा का पूरा रिपीट करते हैं स्टैंजा के बिगनिंग में। उस पोइट्री डिवाइस को हम बोलते हैं रिफ्रेन। तो ये था पोइट्री का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अलोंग विद द पोइटिक डिवाइसेस जितनी भी थी। अब देखिए पोइट्री का थीम है क्या। बेसिकली पोइट्री का थीम ये है, द पोएम एक्सप्लोर्स थीम ऑफ डार्कनेस एंड अननोन, द टाइगर विच इज with its fearsome nature and mystery of its creation represent the darker aspects of existence and unknowable aspect of creation। देखिए टाइगर जो है बेसिकली एक सिंबल है फियरलेसनेस का। बहुत ही फियरसम एनिमल होता है, बहुत ही फेरोशियस, बहुत ही एग्रेसिव जानवर होता है, जो कि एक
जो जिंदगी की लाइफ का जो एग्जिस्टेंस उसकी एक डार्क साइड को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं एक हिंसक जानवर के रूप में हम टाइगर को जानते हैं या उसको मानते हैं। तो एक एस्पेक्ट को ये रिप्रेजेंट करता है टाइगर। हम थीम की बात कर लेते हैं। बहुत ही दिस पूरी जो पोएम है इसमें 6 स्टेंजा में डिवाइड है और हर स्टेंजा में 4 लाइनें हैं। और जो राइमिंग स्कीम की हम बात करें तो राइमिंग स्कीम है इसमें ए और बी। वापस जाके देख लेते हैं। ब्राइट नाइट ए और आई सिमेट्री, ये दोनों राइम करते हैं। तो जो अगर राइम स्कीम की बात करें तो ए बी इस पोएट्री का जो है राइमिंग स्कीम है। This is the poem that raises questions about nature and origin of God. ये बेसिकली पोएम जो है क्वेश्चन पुटअप करती है भगवान के सामने और नेचर के सामने कि उन्होंने ये जो जितनी भी चीजें बनाई आखिर क्यों सारी बनाई हैं। Blake uses tiger as a symbol of creator and poses a series of rhetorical questions that challenge the reader to contemplate the mystery of creation and paradoxical nature of divine. ये जो भगवान का जो नेचर है, जो स्वभाव है, उन्होंने कि 2 अपोजिट नेचर वाली चीजें आखिर क्यों बनाई है। तो उसमें काफी सारे क्वेश्चंस ये पोइट पूछता है और ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या बोलते हैं, रेटोरिकल क्वेश्चन। तो ये था पोइट्री का एक्सप्लेनेशन, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पोएम के बारे में, इसका थीम, पोइटिक डिवाइसेस। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में कोई आपका सजेशन है, कोई फीडबैक है, या आप चाहते हैं किसी और टॉपिक, किसी और पर्टिकुलर पोएम पर मैं वीडियो बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में जाकर मेरे साथ जरूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।